यूएस डॉलर एक पेपर स्कैम है, स्कैम स्कैम ही है। अगर आप एक अफ्रीकन नेशन और आपको $1 बिलियन रेज करने हैं तो आप कैसे करोगे? आपको कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपके राष्ट्र में, मे बी मैंगोज, मे बी बनानाज, मे बी कॉफी। इसको प्रोड्यूस करके आपको किसी को एक्सपोर्ट करना होगा। तो यू कैन रेज $1 बिलियन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है। अगर आप यूएस हो, आप सिर्फ कंप्यूटर में कुछ कीज दबाइए, $1 बिलियन खड़े हो गए। ये पूरा पॉन्जी स्कीम है एसेंशियली। यूएस 1980s तक हर Right. चीज मैन्युफैक्चर करता था, फिर उन्हें एक शॉर्टकट दिख गया, अब हम चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे। लेकिन चाइना फिर धीरे धीरे सब कुछ सीख गया। 没有任何时期比现在更近。 now becoming the world's largest manufacturing country. अब सिचुएशन ये है कि यूएस मैन्युफैक्चर्स नथिंग, चाइना मैन्युफैक्चर्स एवरीथिंग। इट इज अ ह्यूज ट्रैप फॉर द यूएस। Jobs and factories will come roaring back into our country. अगर चाइना ने कहा कि हम आपको नहीं भेजेंगे कुछ भी, तो क्या कर लेगा यूएस? The U.S. has lost nearly 100,000 manufacturing jobs. We need to protect American manufacturing. उन्होंने 90s में आइडेंटिफाई किए थे सम क्रिटिकल मिनरल्स। इन मिनरल्स के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। फाइटर जेट नहीं बना सकते आप, मिसाइल नहीं बना सकते आप, लैपटॉप, सेल फोन, यू कैन मैन्युफैक्चर एनीथिंग विदाउट दीस रेयर। यानी कि उन्होंने वो पिछले 50-60 साल में इतना कुछ अचीव कर लिया। आज चाइना इज मास प्रोड्यूसिंग शिप्स लाइक यू वुड प्रोड्यूस समोसास। भारत में मोस्ट लाइकली चाइना से ज्यादा रेयर अर्थ है, लेकिन हमने कभी प्रयास किया ही नहीं है कि भाई हम माइनिंग करें, एक्सपोर्ट करें। वी हैव नेवर बॉदर्ड टू डू दिस। दे ओनली एक्सपोर्ट सर्विसेज, साइबर कूली वर्क, लेबर आर्बिट्राज से पैसा बनता है, इन्फोसिस का और टीसीएस का एंड सो ऑन। भारत इज बीइंग लेफ्ट बिहाइंड। वी आर नॉट अ हाईटेक नेशन। हम अभी भी 20th सेंचुरी माइंडसेट से चल रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। हमारे जो लीडर्स है, उनके पास विजन नहीं है, उनके पास क्लैरिटी नहीं है कि दुनिया किस तरफ जा रही है। ऐसा बोलते हैं जिनके पास सेमीकंडक्टर रेयर अर्थ का पावर है, वो लीड करेंगे आगे टेक वर्ल्ड। अरे 2017 में नारायण मूर्ति जी कह रहे थे एआई इज अ फैड, एआई इज जस्ट हाइप। किधर है नारायण मूर्ति जी आज? हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स है हमें इस तरह से मिसलीड करते हैं। फिर तो जो हमारा सर्विस डोमिनेशन है वो भी इट विल बी वाइप्ड आउट वेरी सून। कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को आके ऐसे बोलना पड़े, वो भी नॉट जस्ट वंस, तो क्या कुछ बड़ा डेंजर है जो आम जनता को नहीं दिख रहा है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेहा नागर शो। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं इंडिया, चाइना और अमेरिका की। आजकल ना वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं हो रही है, ट्रेड वॉर हो रही है, करेंसी वॉर हो रही है, टेक्नोलॉजी वॉर हो रही है, और इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें डिसाइड करती है कि आपका पैसा कहाँ सेफ रहेगा, गोल्ड बढ़ेगा या कम होगा, रुपये कहाँ जाएगा, स्टॉक मार्केट का क्या फ्यूचर होगा। और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए आज हमारे शो पर है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड जियोपॉलिटिकल थिंकर, ऑथर, पॉडकास्टर, वन एंड ओनली अभिजीत चावड़ा सर। अभिजीत सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर शो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। या आप सोशल मीडिया पे ऑलरेडी बहुत वायरल है, मैंने बहुत सारा कंटेंट आपका देखा, और द जॉनर ऑफ टॉपिक्स बहुत ही डिफरेंट है, और आप हिस्ट्री, जियोपॉलिटिकल, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स पे बात करते हैं। आज हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा फाइनेंस पे बात करने का, ओके। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। सो पहला क्वेश्चन ऑफ कोर्स, हम जो भी चल रहा है करंटली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, बिकॉज इवेंचुअली सारा जो भी हमारा डिस्कशन होगा वो हेल्प करेगा लोगों को फाइनेंशियल डिसीजन बेटर लेने के लिए। तो अभी जो भी चल रहा है जियोपॉलिटिकली, अमेरिका के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि लोग सोचते हैं कि अमेरिका इनविंसिबल है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाहर से देखने में काफ़ी अच्छा लगता है कि टेक में उनका डोमिनेंस है और पेट्रो डॉलर की वजह से उनकी स्ट्रेंथ है, बट अगर और क्लोजली देखा जाए तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं वहाँ पर जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं? जी, हम सोचते हैं कि यूएस इनविंसिबल है। एक्चुअली मोस्टली है इनविंसिबल। यूएस के कौन से स्ट्रेंथ्स है हमें देखना है। तो पहली बात तो ये कि अगर आप यूएस मेनलैंड को देखेंगे, यूएस का जो टेरिटरी है उसको देखेंगे, तो इट इज़ प्रोटेक्टेड ऑन टू साइड्स बाय टू एनॉर्मस ओशंस। एक तरफ अटलांटिक ओशन है, बहुत बड़ा समुद्र है, दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन है। तो अगर किसी को उसके यूएस के ऊपर आक्रमण करना है हाइपोथेटिकली, बहुत मुश्किल है ये करना। और नॉर्थ में कनाडा है जो बिल्कुल उनका मित्र देश है, साउथ में मेक्सिको है जो भी बिल्कुल उनके कंट्रोल में है। पूरा जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे यूएस का फुल कंट्रोल है। दूसरा ये यू है, मीन टू से ज्योग्राफिकली उनके पास काफ़ी बड़ी एडवांटेज है? बहुत बड़ी एडवांटेज है, गॉड गिवन एडवांटेज, और मे बी स्टोलन एडवांटेज, क्योंकि वो टेरिटरी एक्चुअली नेटिव अमेरिकन की टेरिटरी थी जिसको यूरोपियंस ने कॉन्कर किया और छीन लिया उनसे। तो दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, राइट? इट्स एन आर्टिफिशियल नेशन, रिसेंटली क्रिएट किया गया है, 250 साल हुए उसको, राइट? तो ये पहली बात तो ये है। दूसरा, उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस है। उन्होंने बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज डेवलप की है। इट्स अ पायोनियरिंग नेशन इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वेदर इट इज स्पेस रेस, वेदर इट इज सेमीकंडक्टर्स, जो भी है सब में, ऑटोमोबाइल्स, हर चीज़ में, मिलिट्री इक्विपमेंट, हर चीज़ में उन्होंने पायोनियरिंग काम किए हैं। और बाद में उन्होंने बहुत कुछ आउटसोर्स किया टू अदर कंट्रीज, बट दे आर स्टिल द डोमिनेंट कंट्री। वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री है। जो यूएस डॉलर है, जैसे आपने कहा पेट्रो डॉलर, इट इज़ द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी, तो ये भी उनकी स्ट्रेंथ है। इसके उपरांत उनकी क्या स्ट्रेंथ है? वेस्टर्न यूरोप में सबसे डोमिनेंट पावर यूनाइटेड स्टेट्स है।
वेस्टर्न यूरोप में आपको दो एंटिटीज मिलेगी, एक तो यूरोपियन यूनियन है, दूसरा नेटो है। नेटो एक मिलिट्री अलायंस है ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस। इसमें सबसे डोमिनेंट नेशन यूनाइटेड स्टेट्स है। किसी भी कोalition में जो डोमिनेंट पार्टनर होता है, दैट पार्टनर एसेंशियली लीड्स द कोalition एंड कंट्रोल्स द कोalition। तो नेटो इज एन अलायंस और उसको लीड करता है, कंट्रोल करता है यूनाइटेड स्टेट्स। सिमिलरली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ईयू को भी यूएस कंट्रोल करता है थ्रू अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट मीन्स। अभी अगर हम मिलिट्री पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज के बारे में सोचेंगे तो यूएस के पास लगभग 800 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मिलिट्री बेसेस है जो उनके टेरिटरी में नहीं है। अलग अलग विश्व के अलग अलग राष्ट्रों में ये मिलिट्री बेसेस उन्होंने स्थापित किए हैं। फॉर एग्जांपल जापान में मोर देन 130 मिलिट्री बेसेस परमानेंटली यूएस के स्थापित है। साउथ कोरिया में मोर देन 100 मिलिट्री बेसेस यूएस के स्थापित है। जापान में ये सिचुएशन 1945 से है। साउथ कोरिया में एसेंशियली 1950s से ये सिचुएशन है। यूरोप में भी बहुत सारे मिलिट्री बेसेस है यूएस के, और उनके जो लोकल नेशन है उनके जहाँ पे यूएस की एक्टिविटीज होती है। अगर आप इटली को देखेंगे तो मोर देन 50 बेसेस होंगे यूएस के वहाँ पे। जर्मनी में भी 1945 से परमानेंट ऑक्यूपेशन है यूएस का। तो एसेंशियली पूरे विश्व में यूएस का मिलिट्री फुटप्रिंट और प्रेजेंस बहुत हेवीली है। एंड द यूएस कैन इंटरवीन मिलिटरीली एनीवेयर ऑन द प्लैनेट एट लगभग 60 मिनट्स नोटिस इन सम शेप और फॉर्म। तो ये बहुत ही ताकतवर राष्ट्र है। लेकिन जैसे आपने कहा कि आजकल ऐसा दिख रहा है हमें कि मे बी दे आर नॉट दैट इनविंसिबल। ओके, कोशिश की जा सकती है बाय सम नेशंस। तो देखिए अभी ईरान में युद्ध हुआ, ईरान के ऊपर यूएस और इजराइल ने आक्रमण किया और फिर काफी समय तक युद्ध चला और इसका परिणाम क्या हुआ? यूएस और इजराइल की पराजय हुई। ओके, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि इजराइल के ऊपर आज ईरान का कब्जा है या यूएस के ऊपर ईरान का कब्जा है, लेकिन जो इनके ऑब्जेक्टिव्स थे यूएस और इजराइल के वो विफल हुए। राइट, दे वर नॉट एबल टू डू रेजिम चेंज इन ईरान, दे वर नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय ईरान मिलिट्री कैपेबिलिटीज, पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान कंट्रोल करता है, उसको भी ये रोक नहीं पाए। तो फिर क्या किया उन्होंने कि यूएस ने ब्लॉकेड कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम ब्लॉक करेंगे, उतना हम कर सकते हैं। जो यूएस के जो इस रीजन में, गल्फ रीजन में जो मिलिट्री बेसेस थे, एयर बेसेस थे, ये सब थे, इन सब जो रेडार्स थे, बड़े बड़े बिलियन डॉलर्स के रेडार्स थे, इन सबको ईरान ने नष्ट कर दिया। और इजराइल के ऊपर काफी हेवी बॉम्बार्डमेंट की ईरान ने थ्रू ड्रोन्स, थ्रू बैलिस्टिक मिसाइल्स, थ्रू क्लस्टर सबम्यूनिशंस फ्रॉम मिसाइल्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो ओवरऑल ईरान has succeeded in surviving, और ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। यूएस और इजराइल ने काफी सारा डैमेज किया है ईरान में, नो क्वेश्चन अबाउट इट, बहुत हैवी डैमेज किया है। उनके जो सुप्रीम लीडर है उनकी हत्या कर दी। राइट, सो डेफिनेटली टैक्टिकल विक्ट्री यूएस और इजराइल की है, लेकिन स्ट्रेटेजिक विक्ट्री ईरान की है। राइट, तो ईरान ये कैसे कर पाया? दैट्स द क्वेश्चन, हाउ डिड ईरान सक्सीड? ईरान ने एक सिंपल काम किया। ईरान फॉलोड द डिक्टम दैट क्वांटिटी हैज अ क्वालिटी ऑफ इट्स ओन। यूएस और इजराइल के पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन्स है। मिसाइल्स उनके जो है वो $2-3 मिलियन के एक मिसाइल आता है। ईरान के पास इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम है। अगर आपने कोई मिसाइल वहाँ पे दागा, दे कैन डिस्ट्रॉय इट इन मिड एयर। राइट, यूएस के पास थैड से टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम है, पेट्रियट सिस्टम है। ये सब एंटी मिसाइल एंड एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम्स है, लेकिन उनके मिसाइल्स लिमिटेड है और उनके मिसाइल्स बहुत ही एक्सपेंसिव है। एक मिसाइल $2-3 मिलियन का होगा, और इन मिसाइल्स को डायरेक्ट करने के लिए आपको रेडार्स की जरूरत पड़ती है। एंड दीज रेडार्स आर आल्सो वेरी एक्सपेंसिव, $1 बिलियन ऑलमोस्ट फॉर वन रेडार, थर्ड रेडार। तो ईरान ने क्या किया कि दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस सॉर्ट ऑफ वॉर फॉर 46-47 ईयर्स। उन्होंने लाखों ड्रोन्स बना के रखे हैं, हाई क्वालिटी ड्रोन्स बट चीप ड्रोन्स। उनका एक ड्रोन $10,000 से $30,000 का होगा। ओके, और उन्होंने बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स बना के रखी है, मे बी 10,000 से मे बी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिसाइल्स। और उनकी क्योंकि उन्हें पहले से चैलेंज दिख रहा था, ये उनको दिख रहा था चैलेंज होने वाला है, कभी ना कभी तो ये होगा। तो उन्होंने बहुत सारी मिसाइल्स बना के रखी है। जो पुराना स्टॉक है उनका मिसाइल्स का, उसको उन्होंने पहले यूज किया टू हिट इजराइल एंड ऑल, और काफी सारी मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो गई। लेकिन उनको इंटरसेप्ट करने में इजराइल और यूएस के जितने भी इंटरसेप्टर्स है वो काफी सारे यूज अप हो गए। फिर इंटरसेप्टर्स को अभी उनको राशन करना पड़ रहा है। एंड देन ईरान स्टार्टेड यूजिंग सोफिस्टिकेटेड बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स विद क्लस्टर सबम्यूनिशंस, मैन्यूवरिंग मिसाइल्स, मैन्यूवरिंग वॉरहेड्स, और इनको डिस्ट्रॉय करना एसेंशियली इम्पॉसिबल है। सो दे वर ऑल हिटिंग इजराइल एट विल। और ईरान ने जो भी गल्फ रीजन में, सऊदी अरेबिया में, यूएई में यूएस के रेडार्स थे और जो उनके जो बेसेस थे उनको नष्ट कर दिया। बहरीन में जो मनामा के पास यूएस का 8th फ्लीट या 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर्स है पूरा का पूरा नष्ट कर दिया ईरान ने। सो ओवरऑल ईरान हैज डन अ ट्रेमेंडस जॉब, और उनके पास अभी भी बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स इन स्टॉक है। तो अगर वापस युद्ध होता है तो दे विल बी एबल टू यूज देम। बट देन यूएस भी झुकने को रेडी नहीं है, जबकि उनको पता है कि मिसाइल्स है, या फिर कुछ कंक्लूजन नहीं पहुंच पा रहा है। कंक्लूजन नहीं हुआ, इसे तो कहते फिर हैं वो पीछे क्यों नहीं हट रहा है?
जी, इसे कहते हैं स्टेलमेट कि द यूएस इज नॉट एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन इट इज स्टिल स्ट्रांग, राइट? तो इसलिए फिर ईरान ने क्या कहा कि हम इसको जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है आज से अब से ये हमारा है, वी विल कंट्रोल व्हाट हैपेंस। अगर आपको इसको ट्रांजिट करना है तो यू टू पे अस मनी, आपको ट्रांजिट फी देनी पड़ेगी। तो यूएस ने कहा कि भाई इससे तो क्या होगा कि ट्रांजिट फी तो चाइनीज युआन में ले रहा है ईरान, तो मतलब यूएस डॉलर का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई द यूएस सेड वी विल ब्लॉकेट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कोई आ नहीं सकता अभी। इसके कारण ऑयल शॉक हुआ है दुनिया में, एनर्जी शॉक हुआ है। इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, सारे के सारे नेशंस व्हिच डिपेंड ऑन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फॉर एनर्जी सप्लाईज, हमको प्रॉब्लम हो रही है। तो इस समय ये सिचुएशन है, यूएस कांट डिफीट ईरान बट ईरान कांट डिफीट यूएस, तो वी आर स्टक हियर। आपने मुझे 4 चीज़ें बताई। ज्योग्राफिकली उनके पास एडवांटेज है, जी। मिलिट्री वाइज है, टेक्नोलॉजी में आ गया, पेट्रो डॉलर की इनके पास स्ट्रेंथ है, जी हाँ। और जो सिचुएशन आपने चल रही है जो पॉलिटिकल, वो समझा दिया हमें। बट अगर हम वीकनेस की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ डेटा की या अपने स्टॉक मार्केट की, तो उन्होंने यूएस ने 15% के अगर का हमें रिटर्न दिया है ओवर द पास्ट 15-16 ईयर्स। बट इफ़ आई हैव टू लुक एट कि अब चैलेंजेस कहाँ कहाँ हैं, जैसे लोग डेट की बात करते हैं, लोग बात करते हैं कि वहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन है, ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं क्योंकि अब वो चाह रहा है कि खुद इंडिपेंडेंट हो जाए मैन्युफैक्चरिंग में भी। जी। तो वहाँ चल क्या रहा है, मतलब वीकनेस वाले एरिया की बात करें तो उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताओ। तो यूएस इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल वीकनेसेस जी। पॉसिबली क्या हो सकती है? जी। एक तो डेट है। तो डेट किस प्रकार का होता है? देखिए, 2-3 प्रकार के डेट होते हैं। यूएस का एक जो डेट का कंपोनेंट है वो है ट्रेजरी बॉन्ड्स। ठीक है। तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को इश्यू करता है। दीज आर पीसेस ऑफ पेपर, पेपर का कागज का टुकड़ा है, मे बी $100 का उसका वैल्यू होगा, या $1000 का होगा, या $1,00,000 का होगा, व्हाटएवर इट इज। तो उन्होंने ट्रेजरी बॉन्ड्स इशू किए, और दूसरे नेशंस और इंडिविजुअल्स भी इसको खरीद सकते हैं। एंड दीज आर लाइक इन्वेस्टमेंट्स। अगर मैंने एक $100 का ट्रेजरी बॉन्ड लिया और 2 साल में रुका, तो मे बी इसका वैल्यू $150 हो जाएगा, मे बी, राइट, इफ द यूएस इकोनॉमी इज डूइंग वेल। तो बहुत सारे नेशंस चाइना के जैसे, दे बाय लॉट्स ऑफ अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स। चाइना के पास लगभग क्लोज टू लेस देन $1 ट्रिलियन का उन्होंने खरीद कर रखा है। तो दिस इज डेट, because ये उन्होंने खरीदा है, which means they can sell it and the US has to pay the money, or it can be sold in the open market and the Chinese can regain the money that they invested in this. तो ये एक component है। तो चाइना क्या सबसे बड़ा होल्डर है? चाइना इज प्रोबब्ली द बिगेस्ट होल्डर। जी, है। मोस्ट लाइकली चाइना सबसे बड़ा होल्डर होगा, डेफिनेटली, यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का। और दूसरे नेशंस भी इसको खरीदते हैं, इंडिविजुअल्स भी इसको खरीदते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी इसको खरीदते हैं। सो दैट्स हाउ द यूएस गेट्स मनी। उन्होंने पेपर के टुकड़े इशू किए और उसके जवाब में, उसके बदले में उनको पैसा मिलता है। सो दैट इज डेट, बट इट इज नॉट कि यूएस ने किसी से कुछ उधार लिया है। इट इज जस्ट दैट दे आर रेजिंग मनी बाय इशूइंग पेपर बॉन्ड्स, राइट? तो ये एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि दूसरा बहुत सारा डेट यूएस ओज टू इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट में ओड सम मनी टू specific institution of the US. One bank owes debt to another bank. ये state का agency है, it owes money to another state agency in the US. इस प्रकार का बहुत convoluted, complicated internal debt है, which also becomes the national debt. तो बहुत सारे डेट अंदर ही है, ठीक है। और बहुत सारे डेट इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बॉन्ड्स, और भी प्रकार के डेट होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है लेकिन जैसे कि वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया है, वर्ल्ड बैंक वो तो वाला यूएस debt कंट्रोल है। करता है, IMF तो यूएस कंट्रोल किसी और कंट्री से, राइट? नहीं, ऐसा नहीं है, हाँ, ऐसा नहीं है। noted, हाँ। ओके, सो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। सो डेट उनका बहुत बड़ा है, और ये क्या करते हैं कि दे प्रिंट डॉलर्स इलेक्ट्रॉनिकली। तो उससे क्या होता है कि देखिए, दुनिया का रिजर्व करेंसी डॉलर है, ठीक है? तो यूएस डॉलर सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है वर्ल्ड की आज। हाँ जी। अगर आप एक अफ्रीकन नेशन हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपको $1 बिलियन रेज करने हैं, तो आप कैसे करोगे? आपको कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा आपके राष्ट्र में, मे बी मैंगोज, मे बी बनानाज, मे बी कॉफी, और इसको प्रोड्यूस करके आपको किसी को एक्सपोर्ट करना होगा, एंड इन एक्सचेंज फॉर दैट वैल्यू दैट यू आर एक्सपोर्टिंग, आपको डॉलर्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से यू कैन रेज $1 बिलियन थ्रू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इफ यू आर एन अफ्रीकन नेशन। ठीक है। अगर आप यूएस हो, आप सिर्फ कंप्यूटर में कुछ कीज दबाइए, $1 बिलियन खड़े हो गए। ओके, तो यूनाइटेड स्टेट्स को कुछ खरीदना है आपसे, तो वो सिर्फ पैसा प्रिंट करेगा और आपको देगा येलो कागज, बिकॉज डॉलर की स्ट्रेंथ है। क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं डॉलर। हाँ, और डॉलर पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी है। तो अगर मुझे $1 मिलियन रेज करना है, तो मुझे एक्चुअल वैल्यू खड़ा करना होगा और देना होगा आपको या किसी को, तब मुझे $1 मिलियन मिलेंगे। यूएस को सिर्फ प्रिंट करना है। So that is the magic trick that they have, Wow. right? तो US essentially ये पूरा स्कैम है। US डॉलर एक पेपर स्कैम है, और US डॉलर का कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, स्कैम ही है। देखिए, पहले क्या होता था 1971 तक जी। कि US डॉलर वाज tied to the price of gold, हाँ जी। to the value of gold. तो it was
gold backed currency. 1970 इंट्रिंसिक वैल्यू थी intrinsic value थी कि $1 was equal to a specific amount of gold guaranteed, and the US had to hold that amount of gold in its assets. उनको उतना होल्ड करना पड़ता था. So let's say $1 trillion का सर्कुलेशन है दुनिया भर में, तो they have to have $1 trillion worth of gold in their assets to back up that circulation. राइट अभी क्या है कि बस पैसा प्रिंट कर रहे हो, इसके कारण इन्फ्लेशन हो रहा है, दुनिया की इकोनॉमी में बहुत सारे अपहीवल्स होते हैं. तो ये तो दुनिया क्यों मानती है यूएस डॉलर का पेपर करेंसी एज अ रियल करेंसी ऑफ वैल्यू? बिकॉज ऑफ यूएस मिलिट्री स्ट्रेंथ. अभी देखिए ईरान ने कोशिश की थी कि हम चाइनीज युआन को यूज करेंगे, डॉलर को नहीं, तो यूएस ने मिलिट्री स्ट्रेंथ से हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया. So the US is enforcing the status of the US dollar as the reserve currency through military strength, through military might. तो ये सब वो डॉलर बचाने के लिए कर रहा है. जी, तो अगर यूएस की मिलिट्री माइट कम हुई जी. तो उनकी करेंसी पूरी डगमगा जाएगी, उनकी देयर economy टू पूरी- थिंग्स, डॉलर और दूसरा मिलिट्री. Yes, so their entire जो यूएस डॉलर का जो वैल्यू है और उसका जो इंपॉर्टेंस है, इट डिपेंड्स ऑन द यूएस मिलिट्री स्ट्रेंथ. अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ कहीं पे कम हो गई, जी. then the value of the US dollar becomes shaky and other currencies start coming up, and that can destroy the US economy, क्योंकि ये पूरा स्कैम है, ये पूरा पॉन्जी स्कीम है essentially US economy. ये एक चीज है. दिस इज वन ऑफ द वीकनेसेस ऑफ द US. दूसरा आपने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, हाँ राइट? जी, हाँ जी. तो US 1960s, 1970s, 1980s तक हर चीज मैन्युफैक्चर करता था. फिर उन्हें एक शॉर्टकट दिख गया, अब हम चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे, हम सब कुछ चाइना भेजेंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए. देखिए यूएस में आवरली वेजेस मे बी $10 होंगे पर आवर, व्हाटएवर जो भी होगा, राइट? एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव है. चाइना में भाई 10 सेंट में एक घंटा एक आदमी काम करेगा. व्हाई नॉट मूव एवरीथिंग टू चाइना? चाइना को हम दिखाएंगे कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, हम उनको मशीन देंगे. लेकिन चाइना फिर धीरे धीरे सब कुछ सीख गया, एंड चाइना स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग फॉर द यूएस, और यूएस कंपनीज ने बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स कमाए. लेकिन अब सिचुएशन ये है कि यूएस मैन्युफैक्चर्स नथिंग, चाइना मैन्युफैक्चर्स एवरीथिंग. इट इज अ ह्यूज ट्रैप फॉर द यूएस. अभी चाइना और यूएस तो अभी राइवल्स बन गए हैं. अगर चाइना ने कहा कि हम आपको नहीं बेचेंगे कुछ भी, तो क्या कर लेगा यूएस? दैट्स अ बिग बिग प्रॉब्लम फॉर द यूएस. इसलिए वो अभी रीशोरिंग करना चाहते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग को, या फिर चाइना +1 पॉलिसी करे, that you will manufacture in 2 countries instead of just 1 country, China. Maybe Vietnam, maybe potentially India, whatever. और ये nations के साथ हमारे अच्छे relations हैं, so we will not have that problem. तो manufacturing is a big issue for the US. आज US doesn't know how to manufacture many things. तो भूल गया है. It's been decades now, right? तीसरा आपने कहा इमिग्रेशन. हाँ जी. इमिग्रेशन इतना बड़ा डेंजर नहीं है यूएस के लिए जैसा इंडिया के लिए है. इंडिया में तो हर जगह बांग्लादेशी है. टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ बांग्लादेशीज ऑल अक्रॉस इंडिया. बांग्लादेशीज, रोहिंग्यास, कुकीज, पाकिस्तानीज, पता नहीं क्या क्या है भारत में. यूएस के लिए इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था 4 साल, तब उन्होंने आई थिंक फ्यू मिलियन इलीगल्स को अंदर आने दिया यूएस के अंदर. दैट इज वेरी वेरी वेल नोन. मैक्सिकन बॉर्डर के थ्रू उनको बस जस्ट वॉक इन, टेयर अप योर पासपोर्ट्स एंड वॉक इन, एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. I think that is going to be is in the process of being reversed by the Trump administration. तो immigration इतना बड़ा issue नहीं है यूएस के लिए. Mainly मैन्युफैक्चरिंग इशू है, मिलिट्री स्ट्रेंथ और पावर प्रोजेक्शन इशू है, एंड यूएस डॉलर को एज द ग्लोबल रिजर्व करेंसी मेंटेन करना, ये इशू है. और इसके लिए यूएस क्या कर रहा है? इट इज ट्राइंग टू कैप्चर ऑल द कंट्रीज और कंट्रोल ऑल द कंट्रीज दैट प्रोड्यूस ऑयल. अभी उन्होंने जनवरी में वेनेजुएला को रेजिम चेंज करवाया. So Venezuela has the world's largest reserves, proven oil reserves. उनका जो oil है वो heavy sour oil है. It is not very easy to refine, but it's a huge amount of oil that they have. अब ईरान पे उन्होंने आक्रमण किया, उसका भी यही ध्येय था, यही उनका गोल था कि ईरान के जो ऑयल रिजर्व्स है उनके ऊपर हम कंट्रोल करें. इट फेल्ड ऑफ कोर्स, बट यूएस ये करना चाहता है क्योंकि चाइना और इंडिया की बहुत बड़ी वीकनेस है कि वी डोंट हैव आवर ओन सोर्सेज ऑफ एनर्जी और ऑयल और गैस, एंड वी हैव टू इंपोर्ट इट फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो अगर यूएस इन सब को कंट्रोल करेगा जहां से ऑयल आता है, देन दे कैन चोक ऑफ फॉर चाइना और इंडिया, एंड दे कैन मेक इंडिया एंड चाइना डांस टू द ट्यून्स. तो ये सब चल रहा है इस समय, एंड दीज आर द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द. ओके, जब हम पेट्रो डॉलर की बात कर रहे हैं तो काफ़ी सारी कंट्रीज, जैसे आपने मेंशन किया, $1+ स्ट्रैटेजी अपनाने की कोशिश कर रही है. तो ऐसे में सबसे पहले समझ लेते हैं कि पेट्रो डॉलर है क्या और कैसे उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड हो रही है यूएस के पास. जी, ग्रेट क्वेश्चन. तो जैसे मैंने कहा था कि 1971 तक यूएस डॉलर वाज टैग्ड टू द प्राइस ऑफ गोल्ड. Yes. तो $1 एक्चुअली वाज अ प्रॉक्सी फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गोल्ड. ठीक है. 1971 के बाद निक्सन ने इसको अनलिंक कर दिया यूएस डॉलर को विद गोल्ड. तो फिर क्वेश्चन यही हुआ कि भाई आपका तो अभी कागज का करेंसी है, आपका उसका कुछ एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है. तो यूएस ने जो गल्फ नेशन से उनके साथ डील किया कि भाई आप जो अपना ऑयल बेचते हो, यू विल ओनली सेल द ऑयल इन यूएस डॉलर्स. आप किसी और करेंसी को एक्सेप्ट मत करोगे, एंड वी विल गिव यू all the benefits, we will give you all the protection. हम आपको जो भी आपको चाहिए आपको देंगे, बस आपको ये करना है कि आपको ऑयल सिर्फ यूएस डॉलर में बेचना है. ऐसा क्या बेनिफिट मिल रहा था सारी कंट्रीज को? प्रोटेक्शन. सऊदी अरेबिया में यूएस बेसिस बन गए, गल्फ कंट्रीज में यूएस बेसिस बन गए, मिलिट्री बेसिस. यूएस ने कहा कि देखिए हमने आपके कंट्री में मिलिट्री बेसिस बनाए हैं, सो दिस
guarantees you protection. अगर आपके ऊपर किसी ने आक्रमण किया तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बस live your life of luxury. We will take care of your protection, everything. आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ इंपोर्ट करना है यूएस से, आपको कुछ मर्सिडीज चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, जो भी चाहिए हम आपको देंगे, बस आप सिर्फ इसको तेल को यूएस डॉलर में डॉलर में बेचें, लो। राइट? तो फिर क्या इससे क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ कि द यूएस डॉलर बिकेम नॉट अ गोल्ड बैक करेंसी बट ऑयल बैक करेंसी, ओके? और एवरीबडी इन द वर्ल्ड नीड्स ऑयल, राइट? सबको चाहिए, तो सिर्फ फिर उसके लिए आपको यूएस डॉलर्स का रिजर्व बना के रखना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैंट बाय ऑयल। तो यूएस डॉलर का वापस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया बिकॉज ऑफ दिस। सो ऑल ऑयल ट्रांजैक्शंस आर ओनली डन इन यूएस डॉलर्स। तो उसके लिए यूएस डॉलर का महत्व बहुत वापस से बढ़ गया, राइट? सो दैट इज द पेट्रो डॉलर सिस्टम। और 1970s में इसमें कुछ शॉक्स हुए थे। फॉर एग्जांपल 1973 में वॉर हुआ था बिटवीन इजराइल एंड सम गल्फ नेशंस, बिटवीन द अरब नेशंस, और फिर कुछ अरब नेशंस ने कहा था कि वी विल नो लॉन्गर सेल ऑयल टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सो ऑन। इसमें ईरान का भी कुछ हाथ था, उन्होंने कहा था कि वी विल सेल ऑयल टू द यूएस बट वी वांट हायर प्राइसेस। इसलिए फिर ईरान में रेवोल्यूशन हो गया 1979 में, एटसेट्रा। सो देयर वर अप्स एंड डाउन्स, बट ओवरऑल आज तक सिस्टम ये है कि मोस्टली ऑयल इज सोल्ड इन यूएस डॉलर्स। अभी रिसेंट टाइम्स में ऐसा हुआ है कि चाइना और सऊदी अरेबिया में कुछ डील हुआ है कि सऊदी अरेबिया विल ऑब्वियसली एक्सपोर्ट ऑयल टू चाइना एंड चाइना विल पे इन युआन। तो ये हो रहा है, राइट? सो दैट इज समथिंग द यूएस इज नॉट प्लीज्ड अबाउट, बट ओवरऑल यूएस डॉलर इज द करेंसी विद इन विच यू बाय ऑयल। तो दिस इज द पेट्रो डॉलर सिस्टम, और इसके कारण यूएस डॉलर का इतना वैल्यू है कि आज आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी देश में जाओ, इफ यू गिव डॉलर्स पीपल विल एक्सेप्ट। बट डू यू सी कि आने वाले टाइम में इनका डोमिनेंस कम हो रहा है? लेट्स से 10 इयर्स में कम हो रहा है, फिर 20 इयर्स या और ज्यादा टाइम लगेगा? आई थिंक 20 वर्ष में कुछ चेंज होना चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स यूएस बहुत प्रयत्न करेगा, जोर से प्रयत्न करेगा कि कुछ भी चेंज नहीं हो, राइट? लेकिन अभी चाइना का जो स्ट्रेंथ है उसको हम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। चाइना हैज बिकम एन इकोनॉमिक जायंट, राइट? अभी 18 ट्रिलियन के आसपास उनका जीडीपी है, राइट? यूएस का 30 के आसपास होगा। सो मोर देन हाफ ऑफ द यूएस चाइना इज, और चाइना के साथ रशिया भी है, ईरान भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, बेलारूस भी है, और भी कुछ नेशंस है। एंड मोस्ट नेशंस डोंट वांट अ यूनिपोलर सिस्टम कि भाई एक ही देश सब कुछ पूरी दुनिया चलाए। सो अभी सो द वर्ल्ड इज काइंड ऑफ स्प्लिटिंग अप इनटू मल्टीपल ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स परहैप्स, बाइपोलर सिस्टम अगेन, लाइक द 20th सेंचुरी। इसे कहते हैं न्यू कोल्ड वॉर, राइट? तो डेफिनेटली चाइना प्रयास करेगा कि चाइनीज युआन में काफी सारे ट्रांजैक्शंस हो। सो आई थिंक द यूएस डॉलर इज फेसिंग चैलेंजेस। आई कांट से कि 5 साल, 10 साल, 20 साल में क्या हो सकता है। मोस्ट लाइकली 20 वर्ष के अंदर यूएस डॉलर का हेजेमनी कम डेफिनेटली थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या युआन होगा? मोस्ट लाइकली युआन। Most likely, देखिए, जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज होती है उनकी करेंसीज रिलेवेंट होती है दुनिया में, राइट? तो डेफिनेटली अभी चाइनीज युआन इज द मोस्ट रिलेवेंट करेंसी आफ्टर द यूएस डॉलर। यूरो भी है, यूरो भी है, लेकिन द यूएस डजंट वांट द यूरो टू बिकम टू बिग, क्योंकि यूएस चाहता है कि यूएस डॉलर ही सबसे बड़ी करेंसी रहे। सो द यूएस इज, यू कुड से, डी इंडस्ट्रियलाइजिंग यूरोप। देखिए अभी यूक्रेन वॉर हुआ 2022 में, तब तक क्या हो रहा था कि यूरोप में यूरोप की जो बड़ी इकोनॉमीज कौन सी है? जर्मनी है, फ्रांस है। जर्मनी इज द इंडस्ट्रियल इंजन ऑफ यूरोप, राइट? अगर आपके पास बड़ी सी इकोनॉमी है और आपको बहुत कुछ मैन्युफैक्चरिंग करते हो, इंडस्ट्रियल इंजन हो आप, तो यू नीड एनर्जी फॉर दैट। वो एनर्जी जर्मनी में, यूरोप में कहाँ से आ रही थी? रशिया से आ रही थी। चीप एंड प्लेंटीफुल रशियन गैस यूएस ने बंद करवा दिया। उन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को उड़ा दी, और अभी यूरोप में जो चीप रशियन गैस आ रहा था वो बंद हो गया है। उससे क्या हुआ? जर्मनी वेंट इनटू अ रिसेशन, यूरोप्स इकोनॉमी इज डूइंग टेरिबल। तो द यूएस इज डेलिबरेटली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग यूरोप, राइट? तो अभी यूरो का भी इतना रिलेवेंस नहीं रहेगा। मेनली तो जैसा यूरोप के साथ किया था, चाइना के साथ कर सकता है क्या? वही तो करना चाहते हैं, बाय कटिंग ऑफ एनर्जी टू चाइना, बाय टेकिंग ओवर ऑल द ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस एंड कंट्रोलिंग देम। देखिए, यूएस कंट्रोल करता है सऊदी अरेबिया को, यूएस कंट्रोल करता है यूएई, कुवैत, इराक, ये सब बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स, गल्फ कंट्रीज। ईरान को कंट्रोल नहीं करता, सो दे वांटेड टू कंट्रोल ईरान एंड देन दे कैन कट ऑफ मोर ऑयल टू चाइना। वेनेजुएला को भी कंट्रोल करते हैं वो। अफ्रीका में जो भी नेशंस है व्हिच प्रोड्यूस ऑयल, उनको यूएस कंट्रोल करता है। इंडोनेशिया प्रोड्यूसेस ऑयल, इंडोनेशिया और यूएस का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। सो यूएस चाहता है कि वी वांट टू कंट्रोल ऑल द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल एंड देन वन डे वी कैन स्विच ऑफ द टैप टू चाइना। अब देख लो क्या कर लोगे। दैट्स द ऑब्जेक्टिव, राइट? तो ये बात है, बट इट्स नॉट सक्सीडेड बिकॉज ईरान हैज डन इट्स होमवर्क वेरी वेल। तो अभी उन्होंने स्विच ऑफ किया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब देख लो क्या कर लोगे। इंटरेस्टिंग। या सो दैट्स द गेम दैट्स बीन प्लेड राइट नाउ। तो अमेरिका का ऑलमोस्ट हम सबको समझ चुके हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चाइना। जी। तो एवरीवन टॉक्स अबाउट कि कैसे वो मैन्युफैक्चरिंग में 30% ओन करते हैं वर्ल्ड का, सेमीकंडक्टर में वो आगे आ रहे हैं, और इवन टेक में भी इतना पीछे नहीं है वो जितना लोग सोचते हैं। तो इसका स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों डिस्कस कर लेते हैं। जी, चाइना की एक काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी बड़ी टेरिटरी, राइट? तो डेफिनेटली अभी चाइना
ठीक है। उन्होंने मंचूरिया पे कब्जा किया है, उन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया है, उन्होंने सिंजियांग जो ईस्ट तुर्किस्तान है उसके ऊपर कब्जा किया है। जो एक्चुअल चाइनीज होमलैंड है, हान होमलैंड है, वो एक्चुअली शंघाई जो ईस्टर्न चाइना वाला जो रीजन है छोटा सा, वो है। सो दैट इज द एक्चुअल चाइनीज होमलैंड। बाकी सारी टेरिटरीज उन्होंने कब्जा करके रखी है, ले रखी है। दैट्स नॉट रियल चाइनीज टेरिटरी। तिब्बत कभी चाइनीज नहीं था, ठीक है। ईस्ट तुर्किस्तान कभी चाइनीज नहीं था। ओके, मंचूरिया भी चाइनीज नहीं है एथनिकली। इनर मंगोलिया इज मंगोलिया, इट्स नॉट चाइना। तो उन्होंने सब अक्वायर किया है थ्रू कॉन्क्वेस्ट ये सब टेरिटरीज, और ये उनका बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये रिसेंटली करा है? लास्ट 20th सेंचुरी में बहुत कुछ किया उन्होंने, मोस्टली राइट। तिब्बत को 1950s में उन्होंने लिया, हमने जाने दिया तिब्बत को, हमारे प्रोटेक्शन में था तिब्बत, एटसेट्रा। सो ये सब बड़ी बड़ी टेरिटरीज है जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, यूरानियम है, लिथियम है, ऑयल, गैस, अलग अलग रेयर अर्थ मिनरल्स, सब कुछ है वहाँ यहाँ पे। एंड दैट इज अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ चाइना। ओके, फर्स्ट इज टेरिटरी, ह्यूज टेरिटरी उन्होंने पकड़ के रखी है, एंड दैट्स अ बिग एडवांटेज। सेकेंडली, वाटर रिसोर्सेज। एशिया के जो मेजर वाटर रिसोर्सेज है, जो रिवर्स एशिया में मेन रिवर्स है, उन सब का ओरिजिन तिब्बत में है। सो द चाइनीज कंट्रोल तिब्बत एंड दे वांट टू डैम अप ऑल द रिवर्स, हर जगह डैम लगा दो, राइट। तो दैट एक्टिवली डूइंग दैट। दूसरी बात, सो दैट्स द सेकंड थिंग। तीसरा, चाइना ने बहुत प्रोग्रेस किया है इन टेक्नोलॉजी, इन मैन्युफैक्चरिंग। उन्होंने बहुत सोच समझ कर, लॉन्ग दूरदृष्टि से उन्होंने प्रोग्रेस किया है। उन्होंने 1990s में आइडेंटिफाई किए थे सम क्रिटिकल मिनरल्स कि हमें इनके ऊपर फोकस करना है। दीज आर नाउ कॉल्ड रेयर अर्थ्स। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि इन मिनरल्स के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। आप फाइटर जेट नहीं बना सकते, आप मिसाइल नहीं बना सकते, आप लैपटॉप कुछ भी बना सकते, सेल फोन, यू कैन मैन्युफैक्चर एनीथिंग विदाउट दीज रेयर अर्थ्स। और 90% उनके पास है। 95% के लगभग दे एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड। जो दुनिया में जितने भी रेयर अर्थ्स एक्सपोर्ट होते हैं, 95% लगभग आर एक्सपोर्टेड बाय चाइना। सो चाइना ने 1990s में इसके ऊपर फोकस करना शुरू किया कि वी विल कंट्रोल द मार्केट फॉर रेयर अर्थ्स। तो अभी 30 साल हो गए लगभग, राइट। नाउ दे हैव एक्चुअली मेड इट हैपन। भारत में मोस्ट लाइकली द लार्जेस्ट रिसोर्सेज रिजर्व्स ऑफ रेयर अर्थ्स है पूरे विश्व में, वाओ। बट वी हैव बॉदर्ड टू Use डू नहीं कर रहे। नथिंग। सो रहे हम। सो द चाइनीज हैव द विजन, दे हैव द फोरसाइट। इवन HCL को फाउंडर हमारे पास आए थे हमारे पॉडकास्ट पे, तो ही सेड कि जो हमारा वेस्ट है, ई वेस्ट, उससे इतने रेयर अर्थ निकल सकते हैं कि सारी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका सेल फोन खराब हो गया, आपने फेंक दिया, इफ यू कैन रिसाइकल दैट, उसमें से निकलेंगे रेयर अर्थ्स, राइट, ऑल दोस थिंग्स। लैपटॉप्स, पुराने कंप्यूटर्स, पुराने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, अगर इसको हम ठीक से रिसाइकल करेंगे और उसमें से जो वैल्यूएबल चीजें उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो दैट कैन डेफिनेटली एड्रेस लॉट ऑफ द शॉर्टफॉल दैट वी हैव, एंड चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाएगा। बट हम कुछ करते नहीं है, राइट, वी डोंट हैव द विजन। सो चाइना का एक स्ट्रेंथ है कि रेयर अर्थ्स के ऊपर उनका जो कब्जा है वो, राइट, द स्ट्रैंगल होल्ड दे हैव ऑन द रेयर अर्थ्स एक्सपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा उनका बहुत बड़ा एडवांटेज है मैन्युफैक्चरिंग, जिसको यूएस ने उनको सिखाया कि हाउ टू मैन्युफैक्चर, एंड द चाइनीज वेरी डिड अ ग्रेट जॉब ऑफ लर्निंग। आपने बोला 1968, यानी कि उन्होंने वो पिछले 50-60 साल में इतना कुछ अचीव कर लिया। 1969 में चाइना और यूएसएसआर के बीच में क्लैश हुए थे, लगभग युद्ध हो गया था, हाँ जी। और यूएसएसआर ने डिसाइड किया था वी विल न्यूक चाइना। हाँ जी। लेकिन यूएस को मालूम पड़ गया, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप चाइना को न्यूक करोगे, हम आपको न्यूक करोगे। सो द यूएस सेव्ड चाइना। उसके बाद 1970s में यूएस और चाइना धीरे धीरे पास आने लगे। निक्सन और किसिंजर बीजिंग गए, दे मेट विद माओ त्से-तुंग एंड चौ एन लाई, एंड उसके बाद चाइना धीरे धीरे अपना इकोनॉमी ओपन अप करने लगा, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप टू द यूएस, और यूएस धीरे धीरे अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने लगा टू द चाइनीज। सो 1980s, लेट 1980s में काफी प्रोग्रेस हो गया था, और 1990s तक चाइना हैड ऑलरेडी बिकम वाज ऑलरेडी ऑन द वे ऑफ टू बिकमिंग अ मेजर इन मैन्युफैक्चरिंग Wow, पावर। so अगर soon. अगर आप 2000 अराउंड 2000 2001 2002 अगर यूएस जाओगे आप उस समय 25 साल पहले, तो आपको हर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज मिलेगी मेड इन चाइना, हर चीज मिलेगी आपको। तो तब से ये चल रहा है, ओके। और चाइना की इकोनॉमी इसके कारण बहुत ग्रो हुई, एवरी ईयर 10% 12% ग्रो हो रही थी इकोनॉमी उनकी, एंड दे वर डूइंग अ ग्रेट जॉब। उनकी पूरी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, इट्स अ डिक्टेटरशिप ऑब्वियसली, सो दे कैन आपको लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, आपको किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगा इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन चाइना। अगर आप एक यूएस इन्वेस्टर हो, आपकी अमेरिकन कंपनी है और आपको चाइना में मैन्युफैक्चर करवाना है, द चाइनीज विल रोल आउट द रेड कार्पेट फॉर यू, आपको जो चाहिए आप ले लो। और इंडिया ने बहुत लेट चालू किया। ये आज भी अब अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आता है, उनको लैंड नहीं मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर इज एक्सपेंसिव, आपको इंस्पेक्टर राज की बात करते लोग। दुनिया भर का पेपर वर्क करना पड़ता है आज भी। व्हाई हैजंट इट चेंज, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो ये भी चाइना के एडवांटेजेस है। तो इसके कारण 2012 के आसपास तक चाइना हैड बिकम जेन्युइन जायंट इन मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद चाइना का एटीट्यूड चेंज होने लगा कि भाई अब हम वी हैव अराइव्ड नाउ, शी जिनपिंग आ गए, और तब से यूएस और चाइना की राइवलरी शुरू हुई है। बट दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ चाइना, मिलिट्री एडवांटेज। ठीक है। तो 1990 तक चाइनीज नेवी वाज लाफेबल।
The Americans used to laugh at the Chinese Navy. हाँ. आज Chinese Navy is frightening for the US. चाइना ने 1990s में प्रोग्राम शुरू किया टू ऑगमेंट देयर नेवी टू स्टार्ट बिल्डिंग न्यू शिप्स. आज चाइना इज मास प्रोड्यूसिंग शिप्स लाइक यू वुड प्रोड्यूस समोसास. ओके, इस प्रकार से चाइना इज प्रोड्यूसिंग वॉर शिप्स. Every warship has more than 100 missiles, the big ones, right? Surface to anti-ship missiles. आपकी जो नेवी है उसका how do you quantify the strength of a navy? Do you say that मेरे पास 500 ships है so my navy is strong? नहीं. The quantification of the strength of the navy is how many missiles can you deploy on any given day. And China wipes out everybody in that category. क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों दोनों है. क्वालिटी भी अभी उनकी ठीक ठाक हुई है एंड द नंबर ऑफ मिसाइल्स दे कैन डिप्लॉय ऑन एनी गिवन डे इज ह्यूज. लेकिन चाइना का वीकनेस क्या है कि उनका जो नेवल माइट है इट इज स्टक बिटवीन द आइलैंड चेन्स एंड दे हैव टू वरी अबाउट ताइवान, दे हैव टू वरी अबाउट साउथ कोरिया, दे हैव टू वरी अबाउट जापान जहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ अमेरिकन मिलिट्री बेसेस है. सो दैट्स व्हाई द चाइनीज कांट रियली फोकस ऑन इंडिया. दे हैव टू कीप देयर नेवल स्ट्रेंथ डिप्लॉयड देयर which is good for us. Thank you US, but okay, but उनकी नेवी बहुत पावरफुल है. उनके एयरफोर्स में भी बहुत हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट है, मोर देन इंडिया. उनके पास अभी 2 प्रकार के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स है. आई डोंट नो हाउ गुड और बैड दे आर, लेकिन टेक्नोलॉजी है. दे आर मैन्युफैक्चरिंग देयर ओन जेट इंजन्स नाउ, जो उन्होंने रशिया से स्टील किया था टेक्नोलॉजी. व्हाटएवर, दैट्स फाइन. बाय बेग बोरो स्टील, डजंट मैटर. उन्होंने बहुत मॉडर्नाइज किया है अपनी आर्म फोर्सेस को. उन्होंने रॉकेट फोर्स बना के रखा है. उनके अलग अलग थिएटर्स और डिवीजन से एंड ऑल दैट. सो ओवरऑल चाइना इज डूइंग थिंग्स वेरी वेल मिलिट्री डोमेन में. डेफिनेटली लाइक 4 times 5 times मोर पावरफुल देन इंडिया इन द मिलिट्री डोमेन. लेकिन उनका बहुत सारा स्ट्रेंथ उस ईस्टर्न सेक्टर में फोर्सिबली उनको रखना पड़ता है बिकॉज ऑफ द थ्रेट ऑफ द थिंग्स. या दूसरी बात यह है कि चाइनीज मिलिट्री जो है इट इज नॉट अ बैटल टेस्टेड मिलिट्री. उनका लास्ट प्रॉपर युद्ध हुआ था 1979 में, जब डेंग शाओपिंग ने ऑर्डर किया था वियतनाम पे आक्रमण करो, हम वियतनाम पे कब्जा करेंगे. दे गॉट अ ब्लडी नोज एंड दे वर डिफीटेड. चाइना वाज डिफीटेड बाय लिटिल वियतनाम in 1979. उसके बाद से दे हैव नॉट फॉट अ सिंगल वॉर. तो उनकी जो आर्मी है इट इज नॉट बैटल टेस्टेड एट ऑल. मिलिट्री बिल्कुल बैटल टेस्टेड नहीं. बस तैयारी हो रही है. बस दे हाँ वो सब. और एक वीकनेस है चाइना का, जी. ये सोसाइटल वीकनेस है. हाँ जी. अगर आप चाइना जाओगे, यू मीट समबडी, हाँ. आपको पता है क्या पिक्यूलरिटी है? दैट पर्सन हैज नो सिबलिंग्स, no cousins, no uncles, no aunts, nothing. Straight line. Population. One child policy has destroyed Chinese society. So if you have a young man in the Chinese army, that young man is the last of the family. अगर उसकी हत्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, उनका पूरा फैमिली लीनियज जो 3,000 साल पुराना है समाप्त हो जाएगा. They don't want to die. Their parents don't want them to die. तो क्या वो will they fight? रिस्क टेकिंग वो रिस्क लेंगे क्या? हमारे जो लड़के हैं दे हैव ब्रदर्स सिस्टर्स एवरीथिंग. अगर उनकी मृत्यु हो गई तो ठीक है, वीर गति को प्राप्त किया हमने. हमारे वी हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु विल टेक केयर ऑफ द फैमिली, हु विल कैरी ऑन द फैमिली लाइन. उनके चाइना में ऐसा नहीं है. हाउ कैन दे रिस्क देयर लाइफ व्हेन देयर होल लीनिएज इज गोइंग टू एंड इफ दे डाई? तो ये एक और चीज़ है जो पीपल डोंट लुक इनटू, बट इट्स अ वेरी जेन्युइन सोसाइटल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फैक्टर फॉर ईच चाइनीज सोल्जर. इवन फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आल्सो ना. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई इसमें मरता नहीं है. सो Yeah. नहीं, हाँ, बट जो उनकी स्ट्रेंथ थी कि वहाँ पे चीप लेबर है अभी. हाँ, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. अभी उनकी लेबर इतनी चीप नहीं है. चाइना इज नाउ काइंड ऑफ अ मिडिल इनकम नेशन. 10 से 12,000 डॉलर्स जीडीपी पर कैपिटा होगा उनका, राइट? इट्स अ मिडिल इनकम नेशन नाउ. सो मतलब वहाँ पे जो लेबर चार्जेस है, जो आवरली वेजेस है, वो काफी ऊपर हो गए. सो नाउ मैन्युफैक्चरिंग इज नो लॉन्गर चीप इन चाइना एंड द प्रॉफिट मार्जिन्स आर प्रोपोर्शनली स्मॉलर. एंड बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स अभी चाइना का जो जीडीपी ग्रोथ है ऑफिशियली 5% के आसपास होगा लगभग, गिव और टेक 1%. मुझे एग्जैक्ट फिगर्स भी याद नहीं है. दैट्स अ थिंग. सो चाइना वाज ग्रोइंग एट 12%, 13% पर ईयर 10 साल 15 साल पहले. अब 5% चल रहा है. बट स्टिल अगर आपका $18 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, जीडीपी है, एंड इट्स ग्रोइंग 5% पर ईयर, इट्स फैंटास्टिक एक्चुअली, राइट? ऑफ कोर्स एट द साइज. Yeah. So these are the strengths, some of the strengths and weaknesses of China. I'm sure I must have missed something, but overall big picture ये है. अभी जो मोस्ट रीसेंट अगर चाइना की बात करें तो वहाँ पे बात हो रही है मोस्टली जो रियल एस्टेट क्रैश किया है. इफ वी कैन टॉक अबाउट दैट आल्सो कि क्यों क्रैश किया है इतना. मतलब करंटली इकोनॉमी में चल क्या रहा है कि ओवर जो अनसोल्ड इन्वेंट्री होती है रियल एस्टेट की, उनकी बहुत पीक पे चली गई और अब इतना हो गया कि रियल एस्टेट के जो प्राइजेस है वो 10 साल पीछे आ गए हैं. ऐसा क्यों हुआ है? हाँ, सो दैट ऑल्सो हैज टू डू विद वन चाइल्ड पॉलिसी. हाँ जी. क्या है कि अभी जो चाइनीज मिडिल क्लास है, चाइनीज जो एवरेज व्यक्ति है, ओके, दे आर रीजनेबली प्रॉस्परस. मिडिल इनकम नेशन हो गया चाइना का, ठीक है. और उनके पास बहुत लैंड है, बहुत टेरिटरी है, सो यू कैन मैन्युफैक्चर, राइट? यू नो, अब नए आप हाउसिंग सोसाइटीज बना सकते हो, नए अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हो एंड सो ऑन. अभी क्या होता है कि देखिए, लेट्स से देयर आर 2 families, ओके, वन फैमिली हैज अ सिंगल चाइल्ड गर्ल, वन फैमिली हैज सिंगल चाइल्ड बॉय. अभी दोनों को अपने पुत्र और पुत्री को किसी से विवाह करवाना
करना है, राइट? ऑब्वियसली यू वांट देम टू गेट मैरिड, योर चिल्ड्रन। तो अभी आपका लड़का 20-25 साल का हो गया और दूसरी फैमिली में लड़की 20-25 साल की हो गई, सो ईच फैमिली विल बाय वन फ्लैट फॉर दैट चाइल्ड। राइट। अभी दोनों की शादी हो गई, लेट्स से, तो एक फ्लैट सरप्लस हो गया। अभी यू कैन लिव इन 2 फ्लैट्स एज अ फैमिली। अभी आपने नई शादी की है, आप एक फ्लैट में रहोगे, तो ये जो एक्स्ट्रा फ्लैट है उसका क्या होगा? इट जस्ट स्टेज वेकेंट, राइट? सो चाइना हैज ओवर प्रोड्यूस्ड इट्स housing sector Projects. over production हुआ है, and a lot of it is just sitting empty. That's why real estate is very cheap in China. मुझे नहीं लगता कि it's a terrible problem, it's a great problem to have कि भाई बहुत cheap है यार, दो घर ले लो। So overall it's not that bad for their economy. Chinese economy जो है वो it is very well managed by the government. हर 6 महीने कोई ना कोई बोलता है कि ये क्रैश होने वाला है, उनका डेट क्राइसिस चलने वाला है चाइना का, चाइनीज हाउसिंग सेक्टर इज अ बिग बबल, ये वो। ओवरऑल द चाइनीज गवर्नमेंट इज मैनेजिंग टू मैनेज दिस somehow or the other. मुझे नहीं लगता कि ये सब देयर इज टू मच ट्रूथ टू ऑल दीज स्टोरीज कि चाइनीज इकोनॉमी बस कुछ महीनों में क्रैश होने वाली है। क्योंकि जब 15 साल से सुन रहा हूँ ये। अच्छा, हाँ, जब रियल एस्टेट का न्यूज़ सुना तो मोस्टली लोग ये सोच रहे हैं कि शायद वहाँ पे और भी कुछ गलत हो रहा है जो पता नहीं चल रहा आई है। एम श्योर कुछ ना कुछ गलत भी होता होगा, हाँ। कुछ ना कुछ स्कैम भी होंगे। देखिए पूरा चाइनीज सिस्टम जो है उसको कंट्रोल करता है सिर्फ एक एंटिटी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अभी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में डेफिनेटली करप्शन होगा, जी। ओके? लेकिन चाइनीज करप्शन किस प्रकार का होता है मैं आपको बोलता हूँ। बताइए। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, आप चाइना जाते हो, ठीक है। ओके? आपको वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करना है, इसको करना है, तो आपको शायद थोड़ी बहुत ब्राइब कभी कभी देनी पड़ेगी, लेकिन दोज ब्राइब्स मेक थिंग्स फास्टर एंड मोर एफिशिएंट। करप्शन इज गुड देयर। Corruption is good there. Corruption is a good fuel there. The corruption doesn't slow things down, it accelerates things. तो वहाँ पे अगर आपको नॉर्मल प्रोसेस चाहिए जिसको लेट्स से 3 महीने लगेंगे, लेकिन मुझे 3 हफ्ते में करना है, बट ऐसा तो इंडिया में भी होता है इंडिया में तो हर चीज स्लो हो जाती है, करप्शन से। allegedly. ओके। Okay, so in China the corruption also is aligned with the interest of the nation. करप्शन ऐसा नहीं है कि भाई आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा और उसका आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। दैट पैसा गोज इनटू द पॉकेट्स ऑफ गॉड नोज हु पीपल। और आपको देखिए दो प्रकार का होता है, एक है रेंट सीकिंग ठीक है। एंड एक्सटॉर्शन, सेकंड इज नेशन बिल्डिंग। अगर करप्शन होता भी है बट इट गोज इनटू द बिल्डिंग ऑफ द नेशन, मे बी इट्स नॉट सच अ दैट मच ऑफ अ बैड थिंग। लेकिन रेंट सीकिंग क्या होता है कि आपका रेस्टोरेंट है, अगर आपको रेस्टोरेंट चलाना है तो आपको हर हफ्ता इतना पैसा देना होगा। दैट इज रेंट सीकिंग, इट इज हॉरिबल। That destroys the economy, that slows everything down. क्योंकि वो जो पैसा निकला आपके जेब से, it is not going to be used in nation building. It is going to go into someone's bank account. चाइना में जो होता है, it is not like that. बट वो भी तो पर्सनल अकाउंट में जा रहा होगा ना। It somehow or the other translates into faster progress of the nation. और जिस केस में ऐसा होता है कि it is going to someone's personal account, there is death penalty in China. Death penalty 2 घंटे में executed, done deal. So you mean to say कि अगर एक्स्ट्रा पैसे देके वो सिस्टम को पैसे जाएंगे और वो काम फास्ट हो जाएगा। मे बी किसी के जेब में भी जाएगा लेकिन काम हो जाएगा आपका फटाफट जल्दी से, राइट? सो इफ यू आर, अगर आपका इन्वेस्ट लेट्स से इट्स एन इन्वेस्टमेंट, अगर आपने इतना इन्वेस्ट किया और आपका काम बहुत जल्दी हो गया, तो आई वुड से इट वाज मनी वेल स्पेंट। लेकिन अगर मुझे सेटअप करना इंडस्ट्री और ये कहेंगे कि भाई आपको इंडस्ट्री सेक्टर में पहले आपको इसको इतना देना पड़ेगा, इसको इतना देना पड़ेगा, फिर आपको परमिशन मिलेगा और जल्दी कुछ नहीं होगा, मे बी थोड़ा और स्लो हो जाएगा, then that is a waste of money. So there is a difference in the Chinese outlook and the Indian outlook, way of doing things. भारत में allegedly ये सब प्रॉब्लम्स है, चाइना में things are done very differently. वेरी इंटरेस्टिंग। अब हमने दोनों चीजें देख ली, चाइना भी अमेरिका भी। अगर हम 20 साल की बात करें तो दोनों की ग्रोथ रेट किसकी ज्यादा होगी? चाइना ऑफ कोर्स चाइना की, क्योंकि इमर्जिंग है। चाइना अभी भी डेवलपिंग नेशन है, अभी भी, सो चाइना की ग्रोथ रेट डेफिनेटली ज्यादा होगी। बट चाइना किसी सेक्टर में, पर्टिकुलर सेक्टर में ओवर पावर कर सकता है यूएस को। एआई में अभी देखिए दुनिया में 2-3 सेक्टर्स है, अभी एआई है, स्पेस है। स्पेस में द यूएस इज फार अहेड ऑफ चाइना, फार अहेड, ठीक है, बिकॉज ऑफ वन एंटिटी, स्पेस एक्स, प्राइवेट एंटिटी, ओके? लेकिन एआई में यूएस और चाइना लगभग नेक टू नेक है, बट द यूएस हैज सम एडवांटेज। आई वाज सेइंग द सेम थिंग कि जितनी भी हम कंपनीज का नाम लेते हैं कि एआई में, वो मोस्टली यूएस की होती है, क्योंकि हम जो वर्ड यूज कर रहा है। जी, सो फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा एंथ्रोपिक है, जिसका क्लाउड नाम का एआई है, ओपन एआई है जिसका चैट जीपीटी है, फिर गूगल है जिसका जेमिनाई है। ये 3 बड़े प्लेयर्स थे यूएस के, एज फार एज आई रिमेंबर। परप्लेक्सिटी बेस जो है, जिसको अरविंद श्रीनिवासन ने को फाउंड किया है, बट ही दैट्स आल्सो अमेरिकन कंपनी। तो ये 3-4 बड़ी कंपनीज है यूएस में, व्हिच आर द जायंट्स इन टर्म्स ऑफ एआई। चाइना में यू हैव डीप सीक, जिसका अभी V4 निकला है शायद, आपके पास क्वेन है,
आपके पास कीवी है, ठीक ये है। सब इतने फेमस नहीं है, हाँ। बट दे आर मेकिंग दिस मॉडल्स ओपन सोर्स। आप उनको डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में चला सकते हो इफ यू हैव अ पावरफुल लैपटॉप। दैट बिकम्स अ प्राइवेट एआई। आपको फिर सब्सक्रिप्शन फीस नहीं भरनी पड़ेगी। एंड इफ यू डोंट हैव अ पावरफुल लैपटॉप यू कैन पे सब्सक्रिप्शन फीस, जो बहुत कम होती है। उनके जो चाइनीज जो एआईज है उनके एपीआई कॉस्ट्स भी लाइक वन फ्रैक्शन होते हैं ऑफ द अमेरिकन कंपनीज, एंड द पावर इज ऑलमोस्ट द सेम। ऑफ कोर्स चाइनीज जो एआई होता है उसको अगर आप पूछोगे व्हाट हैपेंड इन तियाननमेन स्क्वायर, वो बोलेगा कुछ नहीं हुआ। ओके वो सब वो सब है। एफिशिएंट है क्या? या सो देयर इज दैट। यूजफुल है। फिर भी यूजफुल है। ओके। अगर आप बिजनेस प्रोसेस में यूज करोगे, अगर आप whatever, you know, if you don't go into political things, it's a very useful AI systems. Okay, all of these. तो चाइना और यूएस लगभग नेक टू नेक है in terms of AI. जो डीप सीक जो है और जो क्वेन जो है, their performance is not far away from Gemini or Anthropic or whatever, Claude, Opus or whatever. लगभग similar performances है for a fraction of the cost. लेकिन चाइना का प्रॉब्लम ये है कि जो अगर आपको एआई सिस्टम्स बनाने हैं, आपको एआई मॉडल्स ट्रेन करने हैं, यू नीड जीपीयूज फॉर दैट, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स। और ये जीपीयूज चाइना नहीं बनाता। चाइना बनाता है बट दे डोंट मैन्युफैक्चर द बेस्ट जीपीयूज। द बेस्ट जीपीयूज आर मेड बाय एनवीडिया, जो एक अमेरिकन कंपनी है। सो चाइना वांट्स टू इंपोर्ट एनवीडिया जीपीयूज इन लार्ज नंबर्स। यूएस ने बैन किया है। You can import the low quality, I mean, lower tier NVIDIA GPUs, but the top ones you can't. China can't import. अगेन कंट्रोल यूएस के हाथ में। Again, control US का हाथ में. So China is trying its best to become as good as the US, NVIDIA, etc. in terms of GPU manufacturing. They are not very far from that also. Bharat is nowhere in the race. Whether it is AI, whether it is GPUs, anything. भारत में भी 10 years behind. अगर अभी हमने सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है, जी। उसको हमें ये लोग आज जिस स्तर पर है वहां पहुंचने में हमें लगभग 10 साल लगेंगे। लेकिन ठीक है, हमने शुरू तो किया है एटलीस्ट। या क्वांटम भी हमने अभी रिसेंटली चालू किया। क्वांटम कंप्यूटिंग हमने 1-2 क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए हैं भारत में। ठीक है, तो हम सब कुछ करते हैं कि ठीक है हमारा एक बन गया, वेरी नाइस, वी आर पार्टिसिपेटिंग, स्लोगन एटसेट्रा, लेकिन हम एक्चुअली वी डोंट फॉलो थ्रू ऑन दैट। हमारे पास इसरो है, वाह हमारे हम भी वी आल्सो लॉन्च रॉकेट्स। आपके रॉकेट का कैपेसिटी आपने देखा है कितना, पेलोड लो अर्थ ऑर्बिट में उसको वो लॉन्च कर सकता है, आपका PSLV या फिर GSLV व्हाटएवर। हाउ व्हाट इज द पेलोड कैपेसिटी ऑफ दिस थिंग? PSLV इज अ लाइट launch rocket, GSLV is a medium launch rocket, medium lift rocket. SpaceX का जो Starship है या Falcon जो है या फिर चाइनीज लॉन्ग मार्च रॉकेट्स, उनके साथ आप कंपेयर करोगे, देयर इज नो कंपैरिजन। ओके, और हम लॉन्च करते 5-6 बार एक साल में। SpaceX launches dozens of times in 1 quarter of a year. कंपैरिजन ही नहीं है। भारत हैज गिवन अप ऑन द स्पेस रेस एसेंशियली, इट लुक्स लाइक इट, आई होप नॉट, बट एंड एआई में तो वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड। हमारे पास एक सर्वम नाम का सिस्टम है जी। जो इंडिया ने एक भारतीय कंपनी ने बनाया है, व्हिच इज आई हियर इट्स अ वेरी गुड सिस्टम, बहुत अच्छा मॉडल है वो। सो इट्स गुड टू सी कि हमारे भी कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। आई विश देम द बेस्ट, द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट देम, द पीपल ऑफ इंडिया शुड सपोर्ट देम, एंड लेकिन वी आर डूइंग दिस ऑन बोरोड, आई मीन ऑन GPUs दैट आर नॉट मेड बाय अस। सो ये बहुत बड़ी वीकनेस है हमारी। सो हम सब कुछ जो करते हैं, वी आर डूइंग इट ऑन borrowed land, borrowed territory, borrowed components, or components that we don't have sovereign control over. ये सब हमारी weaknesses है। अभी जैसे हम चाइना की बात कर रहे थे, ताइवान का आपने मेंशन किया था, तो वो सेमीकंडक्टर में लीड करता है और इंडिया भी इसमें बहुत पीछे है। तो अगेन ऐसा बोलते हैं जिनके पास सेमीकंडक्टर रेयर अर्थ का पावर है वो लीड करेंगे आगे टेक वर्ल्ड को। तो इंडिया इसमें पीछे है, मतलब हम कैसे आगे पहुंच सकते हैं इसमें? हम इसमें कैसे आगे पहुंच सकते हैं? देखिए, ग्रेट क्वेश्चन। 2 कंपोनेंट्स आपने बोले, एक है सेमीकंडक्टर्स, एक है रेयर अर्थ्स। अगर आपको सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करने हैं, चिप्स मैन्युफैक्चर करने हैं, एक कंपोनेंट है सिलिकॉन। वो कहाँ से मिलता है? रेत से मिलता है। वी हैव इनफ रेत की हमारे पास कोई कमी नहीं है। सिलिकॉन नो प्रॉब्लम। ठीक है। अभी आपने एक चिप लिया, ओके, एक आपने वेफर बनाया सिलिकॉन का, उसके ऊपर आपको सर्किट बनाना है, जी। तो उसके लिए आपको सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा। हाँ जी। वी हैव सम ऑफ द बेस्ट सर्किट डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड, ओके, वी हैव सम ऑफ द बेस्ट चिप डिजाइनर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन आपको किसी प्रकार से मिलियंस ऑफ सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स एक छोटे से चिप के ऊपर डालने हैं, मिलियंस, मे बी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। आपको बहुत ही जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, उनके जो सर्किट होते हैं, उनका टिपिकल डायमेंशन होता है सिमिलर टू द साइज ऑफ अ वायरस। उतना छोटा आपको वो सब एचिंग करना है उसके ऊपर। तो उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड मशीनरी की जरूरत पड़ती है, स्पेशलाइज्ड मशीन्स। इन मशीन को कहते हैं लिथोग्राफी मशीन्स, फोटो लिथोग्राफी मशीन्स, डीप अल्ट्रावायलेट लिथोग्राफी मशीन्स एंड सो ऑन। ये जो लिथोग्राफी मशीन्स है, उनको मेजरली एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, जो एक डच कंपनी है, ASML। दे मैन्युफैक्चर मोस्ट ऑफ द लिथोग्राफी मशीन इन द वर्ल्ड। चाइना अभी प्रयास कर रहा है कि वो भी अपने लिथोग्राफी मशीन्स बनाए। दे आर ट्राइंग टू ब्रेक इनटू एवरीथिंग। ठीक है। भारत ने अभी एक अग्रीमेंट साइन किया कल परसों विद ASML कि दे विल हेल्प अस इन आवर चिप फैब्रिकेशन। ओके, सो वी विल यूज फॉरेन मशीन्स टू मेक आवर चिप्स। अगर वो सप्लाई बंद हो गया तो हम कैसे चिप बनाएंगे?
डिपेंडेंट हो right? जाएंगे। So we need to master the lithography industry, the lithography technology. ये हमें करने की जरूरत है. That takes time. ये जो lithography machines ये आज बनाते हैं, they have been working on them for decades, iteratively improving them step by step. तो इसको समय लगता है. But we have to somehow find a way to master this technology at the earliest, maximum in 1 decade. तो then we can become a major power in chip manufacturing. तो definitely 10 साल में अगर हम ये सब कर पाएंगे, अगर हमने लिथोग्राफी, let's say अभी ठीक है, लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी को मास्टर करने में समय लगेगा. So right now use foreign machines and manufacture your own chips, and then in 10 years hopefully we manufacture our own lithography machines. तो ये एक component है which is the semiconductors. दूसरा rare earths. जी। रेयर अर्थ्स के अच्छा जो पहले ये भी बताइए कि रेयर अर्थ इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? जी रेयर अर्थ्स कुछ एलिमेंट्स, देखिए हाइड्रोजन एलिमेंट है, हीलियम एलिमेंट है, गोल्ड एलिमेंट है, मर्क्यूरी एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट्स है. पीरियोडिक टेबल में आपको जो दिखते हैं ना वो एलिमेंट्स, इनमें से कुछ होते हैं जिनको हम रेयर अर्थ्स कहते हैं, विच आर वेरी रेयर इन द अर्थ्स क्रस्ट. समारियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ कुछ ऐसे नाम है, अजीब से नाम, बहुत लोगों ने सुने भी नहीं होंगे. लेकिन ये जो रेयर अर्थ्स जो है, जो ये कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं, बहुत छोटे लेकिन बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट्स ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक्स. जैसे कि सेल फोन हुआ, जैसे लैपटॉप हुआ, जैसे मिसाइल में कुछ सिस्टम्स होते हैं, जैसे एयरक्राफ्ट में कुछ सिस्टम होते हैं, आपके कार में कुछ सिस्टम होते हैं, एंड सो ऑन. विदाउट रेयर अर्थ्स आपके ये सिस्टम चलेंगे नहीं. सो ये बहुत ही क्रिटिकल और वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं, और आपको छोटे छोटे क्वांटिटीज लगते हैं फॉर ईच. देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास सेल फोन है, ओके, ये सेल फोन में मे बी 1-2 ग्राम होंगे, 1-2 ग्राम ऑफ रेयर अर्थ्स मे बी, ओके, एंड दैट्स इनफ, बट विदाउट दैट इट विल नॉट वर्क. ओके, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब हर इलेक्ट्रॉनिक में वो यूज होते हैं. हर इलेक्ट्रॉनिक में यूज होते हैं. तो चाइना ने, जैसा मैंने कहा कि 1990s में उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि कुछ क्रिटिकल मिनरल्स हैं जिनको हमें कंट्रोल करना है. दीज आर द रेयर अर्थ्स, रेयर अर्थ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और उन्होंने इसके ऊपर काम किया, एंड टुडे दे कंट्रोल 95% रफली ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई. अभी भारत में एक्चुअली मोस्ट लाइकली चाइना से ज्यादा रेयर अर्थ्स है भारत के टेरिटरी में. लेकिन हमने कभी प्रयास किया ही नहीं है कि भाई हम माइनिंग करें, उनको हम रिफाइन करें, और उनको हम प्रॉपर्ली प्योरीफाई करके प्रोड्यूस करें, एक्सपोर्ट करें. वी हैव नेवर बॉदर्ड टू डू दिस. क्योंकि इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि पहले हम असेंबली नेशन ज्यादा थे, हम मैन्युफैक्चरिंग में इतना थे नहीं, बट अब धीरे धीरे क्योंकि हमें जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग में मूव करने के लिए, तो अब शायद हम कर रहे हैं. क्या हम ऐसा कुछ इनिशिएटिव है? आई एम नॉट श्योर कि अभी हम कर रहे हैं. मुझे पता नहीं क्यों, कारण क्या था कि हमने कभी इसके ऊपर फोकस नहीं किया, लेकिन हमने फोकस नहीं किया. और अगर हम एक प्रॉब्लम ये होता है, अगर आपको रेयर अर्थ्स को माइन करना है तो वो काफी डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, काफी पोल्यूटिंग प्रोसेस है. इसलिए यूएस जैसे जो नेशंस है वो चाहते हैं कि ये सब प्रोसेस कहीं और से हो, बिकॉज दे डोंट वांट टू पोल्यूट देयर एनवायरनमेंट. ये पोल्यूशन सब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होना चाहिए. तो चाइना ने कहा ठीक है हम कर लेंगे. That's why the Chinese have become the masters of rare earths. अभी भारत has to catch up with this. Next 5-10 years में we have to become completely self-sufficient in terms of rare earths. Hopefully किसी लीडर में ये विजन होगा. Otherwise we are completely dependent on China. और चाइना हमारे कोई मित्र नहीं है, राइट? अभी कुछ टेंशंस हो गए, कुछ हॉस्टिलिटी हो गया, बॉर्डर क्लैश हो गया, तो चाइना बंद कर देगा रेयर अर्थ्स. फिर हम क्या कर लेंगे? What will we do then? So it is very important कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है. हम ऐसा नहीं कि हमारे देश में नहीं है रेयर अर्थ्स. We have it. We need to start exploiting them, start operationalizing our own rare earths chain. So yeah, that's what needs to happen. इंटरेस्टिंग. हम समझ गए रेयर अर्थ, सेमीकंडक्टर, अमेरिका, चाइना. लेट्स टॉक अबाउट इंडिया नाउ. जी. अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने हमें वार्निंग दी थी या एडवाइस दी थी कि गोल्ड कम खरीदो, जी हाँ. बाहर मत जाओ, वर्क फ्रॉम होम करो, ईवी यूज करो. जी. तो जब किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को आके ऐसे बोलना पड़े, वो भी नॉट जस्ट वंस, ट्वाइस या थ्राइस, जी हाँ. तो क्या कुछ बड़ा डेंजर है जो आम जनता को नहीं दिख रहा है हमारे फॉरेक्स रिजर्व पर, या हमारा ऑयल रिजर्व पर, या किसी भी चीज पर, जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? मतलब चल क्या रहा है अभी इंडिया में? तो कारण यह है कि अभी दुनिया में एक पूरे ग्लोबल लेवल पर एक एनर्जी क्राइसिस उत्पन्न हो गया है. इस क्राइसिस को उत्पन्न किया है श्री डोनाल्ड ट्रंप जी ने. ओके, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉकेट किया है. भारत का 40-50% एनर्जी कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है. अभी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, सो वी विल नॉट गेट द नेचुरल गैस दैट वी नीड. वो नेचुरल गैस नहीं आएगा तो हमारे रेस्टोरेंट्स बंद हो जाएंगे, हमारे किचन बंद हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो दैट्स अ प्रॉब्लम. दूसरा ये है कि ऑयल ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी हैव टू फाइंड अदर सोर्सेज ऑफ ऑयल. तो अभी ऑयल का शॉक चल रहा है, एनर्जी का शॉक चल रहा है. अभी ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं दुनिया भर में, गैस प्राइसेस बढ़ रहे हैं. तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, हमारे देश के जो रिजर्व्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, दे आर बीइंग यूज्ड टू बाय ऑयल एंड गैस, एंड नाउ वी आर पेइंग मोर
ओके इसलिए अभी हमें थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है एंड वी नीड टू बी कंजर्वेटिव कि आप जॉय राइड में मत जाइए, आप दुनिया आई मीन दिन में 100-200 किलोमीटर मत ड्राइव कीजिए, इफ पॉसिबल घर से ही काम कीजिए, इट मेक्स सेंस। दूसरा गोल्ड, भारत की जो जनता है इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड। हम बहुत गोल्ड सोना खरीदते हैं हर साल, यू नो अलग अलग त्योहारों में एंड सो ऑन। तो सारा मोस्टली जो गोल्ड आता है भारत में वो हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से, Yes. और उसके लिए वापस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का यू नो Use डिप्लीशन होता है उसके कारण। तो इसलिए मोदी जी ने कहा कि अभी हम फोकस करेंगे एनर्जी पे, आप 1 आध साल सोना मत लीजिए। अजीब बात यह है कि हमने कभी भारत के अंदर गोल्ड यू नो ढूंढने की कोशिश नहीं की है। क्या इतना बड़ा भारत देश है, इसमें सोना नहीं होगा कहीं पे? बट वी हैव नेवर बॉदर्ड। हम भाई शॉर्टकट लेंगे, हम इंपोर्ट करते रहेंगे, हर चीज़ में शॉर्टकट है भारत में। तो अभी हम इस सिचुएशन में है कि वी कांट बाय गोल्ड इफ यू आर अ फैमिली, और आपको अगर आप हर साल एक आध त्योहार में सोना खरीदते हो, मे बी लिटिल बिट ऑफ सोना, अब अभी आप इट इज बेटर यू डोंट डू इट फॉर अ ईयर और टू। अभी ये सिचुएशन आ गई है, राइट? Interesting. तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप सोना मत खरीदिए एक आध साल। अगर आप फॉरेन ट्रैवल करोगे तो वंस अगेन यू टू पे इन US डॉलर्स और सम अदर फॉरेन करेंसी फॉर द टिकट्स, फॉर द होटल्स एंड ऑल दैट। अगर आप 1-2 सप्ताह कहीं पे जाओगे, लेट्स से यूरोप गए, तो यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ द फॉरेन करेंसी, राइट? तो उसमें भी आपका भारत का फॉरेन करेंसी डिप्लीट होगा। तो फॉर दीज रीजंस प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अभी एक आध साल आप थोड़ा यू नो डोंट डू दीज थिंग्स, इट इज बेस्ट फॉर द कंट्री। आई थिंक उन्होंने जो कहा है इट इज वेरी सेंसिबल, और हर भारतीय नागरिक को, हर फैमिली को वी शुड फॉलो दिस। इट मेक्स सेंस, वी शुड ऑल कलेक्टिवली कम टुगेदर एंड हेल्प द कंट्री। इंटरेस्टिंग। विल कम बैक टू अगेन इंडिया। पहले बात कर लेते हैं रुपी डेप्रिसिएशन की, बिकॉज वो रिलेटेड है इस टॉपिक से, कि फॉरेक्स रिजर्व, रुपी डेप्रिसिएशन और डेफिसिट वगैरह। तो रुपी हमारा भी बहुत ज़्यादा लोएस्ट हिट कर गया है, जी तो इसका स्पेसिफिक कोई रीज़न हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये हुआ इससे रिलेटेड कि हम उसे, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा बोलती है कि हमारा रुपी ठीक चल रहा है, तो हम जानबूझ के कोशिश नहीं कर रहे उसको, या तो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि ठीक है ये तो जैसे चलेगा चलेगा, अपन कहीं और ध्यान देते हैं, शायद वहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है। क्या ऐसा सीन है, या फिर कर ही नहीं पा रहे हैं? तो रुपी में आजकल चल क्या रहा है? किसी भी देश की जो करेंसी है जी। उसका वैल्यू किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है मेनली? हम्म इट डिपेंड्स ऑन कि आपका जो देश है, उसका जो इकोनॉमी है, वो क्या प्रोड्यूस करता है जो पूरी दुनिया को चाहिए। जी। ओके, फॉर एग्जांपल चाइना दुनिया भर की चीजें मैन्युफैक्चर करता है, विदाउट विच द वर्ल्ड कैन नॉट सर्वाइव। ओके, जी। तो चाइना के पास वो जो चीजें हैं दे आर इररिप्लेसेबल ठीक है। फॉर द वर्ल्ड। भारत कौन सी चीज प्रोड्यूस करता है जिसके बिना दुनिया नहीं चल सकती? हम यूएस को क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं? हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हुए, केले, आम एक्सेट्रा, ठीक है, उसके बिना दुनिया नहीं। ऑटोमोबाइल भी हम एक्सपोर्ट करते और हैं। ट्रैक्टर एक्सपोर्ट करते हैं, यूएस ट्रैक्टर बना लेता है, उनके पास जॉन डियर है, उनके पास और भी कंपनीज है। अगर भारत एक्सपोर्ट नहीं करेगा, यूएस बंद नहीं हो जाएगा। ठीक है। हम टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट करते हैं, जी। अरे बांग्लादेश भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, नो बिग डील। हम जेनेरिक ड्रग्स एक्सपोर्ट करते हैं, लगभग 40% यूएस का जो इंपोर्ट होता है जेनेरिक ड्रग्स का, वो भारत से आता है। बट दैट इज ऑल्सो रिप्लेसेबल, इट्स नॉट लाइक नो अदर कंट्री कैन मैन्युफैक्चर जेनेरिक ड्रग्स। तो भारत के पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं विच इज समथिंग दैट द वर्ल्ड कैन नॉट डू विदाउट। ये भारत की बहुत बड़ी वीकनेस है इकोनॉमी की। हमें मेक इन इंडिया और मैन्युफैक्चर इन इंडिया को बड़ा करने की जरूरत थी, सो दैट वी बिकम अ मेजर मैन्युफैक्चरर विदाउट विच द वर्ल्ड यू नो ऑन विच द वर्ल्ड डिपेंड्स। चाइना प्लस वन, अगर वर्ल्ड आपके ऊपर डिपेंड करता है कुछ कुछ चीजों पे, तो आपकी करेंसी की वैल्यू होगी, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अभी देखिए बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जो वर्ल्ड के टॉप 100 में थी, रिलायंस एटसेट्रा एटसेट्रा, ओके, दे वर इन टॉप 100, नाउ दे आर नो लॉन्गर इन टॉप 100। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अब इकोनॉमिक वैल्यू किसी और चीज में चला गया है। बहुत सारी चीज कंपनीज जो टॉप 100 में है, दे आर एआई कंपनीज, दे आर टेक कंपनीज। भारत में कोई एआई सिस्टम बनता ही नहीं है। ओके, चलो इंडिया की वीकनेसेस की बात कर ली हमने, थोड़ी बहुत तो सर कहीं कुछ हमारी पावर होगी जिसमें हम बोल सकते हैं कि ये हमारी स्ट्रेंथ है अभी, क्योंकि हम टॉप 5 में तो आते हैं, बट टॉप 5 में वो किस तरीके से आ रहा है उसका एक्सप्लेनेशन भी शायद हमारे पास नहीं है। तो आप हमें स्ट्रेंथ बताओ, अपार्ट फ्रॉम, ठीक है अभी तो सर्विस है, लेकिन आपने बता दिया कि उसमें भी डेंजर है आने वाले टाइम बहुत में, danger। राइट? तो इसके अलावा कुछ और हो सकता है? देखिए भारत की कौन सी स्ट्रेंथ है? सबसे पहली बात है कि भारत का बहुत बड़ा टेरिटोरियल एरिया है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे रिसोर्सेज जिसको हमने कभी टैप नहीं किया है। वी नीड टू टैप इनटू दिस रिसोर्सेज। हमारे पास दुनिया का 1/4 थोरियम है। पूरी दुनिया का जितना भी थोरियम है, 25% और मोर इज इन भारत। वी हैव द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेयर अर्थ रिसोर्सेज रिजर्व्स। हमारे पास बहुत सारा लिथियम है, हमारे पास बहुत सारा सोना भी होगा, बहुत सारे हमारे पास ऑयल एंड गैस भी होगा, लेकिन हमने कभी बॉदर नहीं किया कि विल गो एंड सर्च फॉर इट। अभी गवर्नमेंट ने शुरू किया है कि हम अंडमान रीजन में बहुत बड़ा एक्सप्लोरेशन करेंगे फॉर ऑयल एंड गैस।
what were you waiting for 10 years 12 years anyway ठीक है better late than never तो हमारे पास natural resources की कमी नहीं है ठीक we just है। need to look for them and then operationalize the use of those resources दूसरा हमारा population okay we have the world's largest population yeah big news okay but a lot of these people are young and the youth have ambition, the youth have aspirations, the youth don't want low standards जो बुड्ढे लोग ने बना के रखे हैं. Yeah. So hopefully the youth will drive the progress forward, but the बुड्ढा लोग should not stop them. The बुड्ढा लोग control all the decision making in India, and they are stopping the young people from progressing. तो the youth power can take India forward. तो ये एक दूसरा strength है भारत ठीक है। का. तीसरा strength क्या है हमारे पास definitely इस देखिए हमारा जो क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें भी बहुत एनर्जी है हमारे पास इसरो है विच कैन बी अ ग्रेट स्पेस एजेंसी देखिए 21st सेंचुरी में एआई एंड टेक एंड स्पेस इज गोइंग टू ड्राइव the nations forward. Wow. The nations, see, the 2 or 3 nations that lead the world in space exploration in the 21st century will determine the future of humanity. और आज भारत इसमें सोया हुआ है, but we have all the potential. 5 साल में ISRO can be a big deal if the government suddenly wakes up one day, right? So ISRO is a big thing. अभी यूएस और चाइना दे आर गोइंग बैक टू द मून वी शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड हमारा प्लान है हम 2040 तक जाएंगे मून में आई थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू वेक अप अबाउट दैट 2030 2035 शुड तक इंडिया शुड बी देयर सो दैट्स डेफिनेटली अ पोटेंशियल स्ट्रेंथ भारत का हमारे आर्म फोर्सेस बहुत ही शूरवीर है बहुत पावरफुल है बहुत ताकतवर है दैट्स अ स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया अपार्ट फ्रॉम दैट क्या स्ट्रेंथ है इंडिया का आई एम श्योर देयर मस्ट बी समथिंग एल्स इंटरेस्टिंग ओके अभी आपने मेंशन किया कि 3 थीम्स है जो पूरे वर्ल्ड को आगे जाके जी लेके जाएगी एक बार आप फिर से उसके बारे में मेंशन कर दो ओके हाँ, in इट्स ऑल टेक्नोलॉजी ड्रिवन ठीक है देखिए अगर आप भारत का इतिहास देखेंगे गोइंग बैक 10,000 ईयर्स 3000 BC के आसपास भारत वाज अ ह्यूजली सक्सेसफुल सिविलाइजेशन नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में जिसको हम सरस्वती सिंधु सभ्यता कहते हैं दैट फेज ऑफ आवर हिस्ट्री वो हमारा ही पूर्वज थे इंडस वैली हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं इंग्लिश में दिस वाज अ कंप्लीटली फुल्ली urbanized and industrialized phase of Indian history. Okay? हर जगह आपके पास बड़े बड़े शहर थे अगर गांव और छोटे शहर भी थे they were also completely properly laid out in a grid system. हर जगह आपके पास standardization of weights and measures था और for that time the highest technology of all time. Okay? So भारत में हमेशा ये रहा है कि वी आर ऑलवेज एट द फोरफ्रंट ऑफ टेक्नोलॉजी पिछले 1000 वर्ष में वे केम अंडर फॉरेन ऑक्यूपेशन पहले तुर्कों ने किया फिर यूरोपियंस ने किया so that's why we have lowered our standards today but we need to raise our standards again so the world is always driven by technology progress is always driven by technology अगर आप टेक्नोलॉजिकली फोरफ्रंट में नहीं है तो आप पीछे then your future is questionable so अभी कौन सी टेक्नोलॉजीज दुनिया में है which are the cutting edge of everything one is AI obviously second is quantum computing which is now emerging in India sorry in India emerging in India it is threatening to emerge perhaps so AI है quantum computing है obviously semiconductors chip manufacturing all of that and space exploration ठीक है space why देखिए यूएस कोई पागल देश नहीं है if they are focusing so much on space कोई एक्चुअल कारण तो होगा they are not stupid right the US the Americans are not stupid Elon Musk पागल नहीं है कि इतने बड़े बड़े रॉकेट बना रहे हो right there must be some real incentive for that so what is the incentive there is obviously commercial commercial incentive उसने 40,000 अगर सैटेलाइट बिठा दिए स्पेस में which are going to provide internet to the world he makes money from that so why don't we have something like that और दूसरा अगर आप मून पे जाओगे अगर आप किसी एस्ट्रोनॉट पे जाओगे वहां पे कितना मिनरल्स है रिसोर्सेज है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो विच विल मेक यू मोर पावरफुल राइट वहाँ पे बहुत कुछ है वी कैन से कि जो स्पेस को कवर करेगा वो वर्ल्ड पे राज करेगा बिल्कुल राज करेगा यही बात है एंड दैट्स व्हाट द चाइनीज एंड द अमेरिकंस आर वेरी सीरियस अबाउट स्पेस भारत इस समय तो सीरियस नहीं है आई होप दैट इंडिया वेक्स अप तो ये 3-4 सारे के सारे जो फैक्टर्स है विच विल ड्राइव द वर्ल्ड फॉरवर्ड सारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स है जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है कटिंग एज टेक्नोलॉजी है द टेक्नोलॉजी दैट कैन वेल बिकम वेरी बिग इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स ये टेक्नोलॉजीज पे हमें फोकस करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है इंटरेस्टिंग नाउ वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन द पॉडकास्ट तो एक क्वेश्चन है जो हम ऑलमोस्ट सारे गेस्ट से पूछते हैं कि अभी आपके पोर्टफोलियो में ऑफ कोर्स आप इंडिया में इन्वेस्ट करते होंगे तो कौन से टॉप 3 सेक्टर है पहला क्वेश्चन और स्प्लिट कैसा है मतलब कि गोल्ड में कितना % है स्टॉक मार्केट में कितना % है आपके पोर्टफोलियो का एलोकेशन आई एम अ कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर हाँ जी। थोड़ा बहुत रियल एस्टेट थोड़ा बहुत गोल्ड ठीक है या हाँ जी स्टॉक्स थोड़ा बहुत या ठीक है हाँ
परसेंटेज वाइज आई वुड से 33 के आसपास होगा शायद. ओके, सब में इक्वली. Mostly, yeah. These are conservative sectors. It's not so much volatility. Stock market obviously volatility होता है. जी. Yeah, but yeah. ओके, तो स्टॉक मार्केट में अगर हम और डेप्थ में जाए हम्म. तो टॉप 3 थीम्स या सेक्टर्स आपने जो बाय करके रखे हुए हैं. Top 3 things: energy, ठीक है. okay. और क्या? Housing, ठीक है. construction, कंस्ट्रक्शन. हाँ. and tech. And थोड़ा बहुत speculative भी है. और ये चेंज होता रहता है. That change, yeah. हाँ, इंटरेस्टिंग. ओके, बहुत मज़ा आया सर. हमने डिस्कस किया अमेरिका, चाइना, इंडिया और फिर आपके पोर्टफोलियो में भी थोड़ा सा हमने आई एम श्योर वी विल सिट अगेन एंड विल टॉक मोर अबाउट द पोर्टफोलियो साइड एज वेल. जी. एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू. Thank you so much for having me. It was fun. थैंक यू. तो गाइज, इस एपिसोड में मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा है एंड आई एम श्योर आपने भी. अगर आपको इस पॉडकास्ट से थोड़ी सी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा. इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि YouTube को पता लगे कि इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है. और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको मेरे नेक्स्ट पॉडकास्ट के बारे में, नेक्स्ट एपिसोड्स के बारे में पता चल जाए. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.